हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग देखो, C++ में देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं वॉइड या इंट ऐड, जो दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इंट ए इंट बी, और रिटर्न कर रहा है a प्लस बी। बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम है ऐड नाम का, दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दोनों को जोड़ रहा है और वापस आंसर भी कैसे दे रहा है, इंटीजर। और मैं एक फंक्शन बना रहा हूं फ्लॉट ऐड, फ्लॉट ए फ्लॉट बी, और रिटर्न कर रहा हूं a प्लस बी। फंक्शन का नाम सेम है, टाइप्स अलग कर दिए, ऊपर वाला इंटीजर ले रहा है, नीचे वाला फ्लोट ले रहा है। रिटर्न टाइप इसका इंटीजर और इसका क्या है, फ्लोट है। ये कॉन्सेप्ट अलाउड है C++ में। क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का, फंक्शन ओवरलोडिंग। यहां पे ओवरलोडिंग हो रही है सिर्फ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे। ये दो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, ये दो फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा है। ऐसे करके मैं देखो जितने चाहूं उतने बना सकता हूं, लॉन्ग एड, लॉन्ग ए, लॉन्ग बी, रिटर्न a प्लस बी। ये तीनों फंक्शन अलाउड है C++ में। क्यों, नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स अलग है। आर्ग्यूमेंट्स किस बेसिस पे अलग है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे। किस किस बेसिस पे अलग हो सकते हैं, नंबर, ऑर्डर और टाइप। हमने एक चीज कॉन्सेप्ट देखा था जब नंबर से अलग होते थे, इंट ऐड, इंट ए इंट बी, और इंट ऐड, इंट ए इंट बी और इंट सी। ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है, लेकिन इस बार किससे अलग है, नंबर से अलग है। तो इसका हमने एक कहा था कि यार दो फंक्शन लिखने की जगह हम एक ही फंक्शन लिख लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। तो अब अगर दो को जोड़ना है तो ऐड 5 और 6, तो 5 ए में, 6 बी में और सी में क्या मान लिया जाएगा, 0। अब इसको लिखने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। और अगर मेरे को 3 को जोड़ना है, 1 2 3, एक ए में चला जाएगा, 2 बी में चला जाएगा और 3 सी में चला जाएगा, तो 0 चेंज होके सी में क्या आ जाएगा, 3। जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है तो हम मल्टीपल फंक्शंस ना लिख के एक फंक्शन से ही काम करवा सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट हम उस पे नहीं लगा सकते क्योंकि उनके तो टाइप अलग है। तो वहां पे काम को आसान करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग। जिसको क्या बोलते हैं, जेनरिक प्रोग्राम। हम तीनों को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। हम तीनों को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। देखो, टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट, क्लास टी, टी एड टी ए कोमा टी बी, रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी। क्या कोड है यहां पे, ये टी क्या है, टी इज कॉल्ड अननोन डेटा टाइप। अननोन डेटा टाइप, हमने एक अननोन डेटा टाइप बना लिया जिसको क्या नाम दे दिया, टी। मैं मल्टीपल बना सकता हूं, क्लास टी कोमा क्लास एम, तो टी और एम दो अननोन डेटा टाइप्स हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने एक अननोन डेटा टाइप बना दिया। इसको एक तरीके से और बना सकता हूं मैं, टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट, टाइप नेम टी,
दोनों एक ही चीज है, टी एड टी ए कॉमा टी बी रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस। तो चाहे मैं टाइप नेम लिखूं चाहे मैं क्लास लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंटैक्स समझो, टेम्पलेट कीवर्ड है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम अननोन डेटा टाइप बनाते हैं। अननोन डेटा टाइप का मतलब कंपाइलर को बोल दिया आप चिंता मत करो, आप मान लो टी कोई डेटा टाइप है और आप मान लो कि ये वैल्यू ए जो है वो किस टाइप का है, टी टाइप का, बी भी है वो, और जो रिटर्न वैल्यू है वो भी किस टाइप की है, टी टाइप का। कंपाइलर को बोल दिया कि भाई ये फंक्शन है, ले ले भाई। अब वो नहीं बोल रहा कि यार टी क्या है, हमने बता दिया टी टेम्पलेट से बनाया हुआ एक अननोन डेटा टाइप है। फिर जब कंपाइलर नीचे आया और आपने कॉल किया ऐड 5,6, ऐड 5,6, तो कंपाइलर कह रहे हैं कि आप एक्चुअल में 5 पास कर रहे हो, तो आप तो पास कर रहे हो इंटीजर, तो वो टी को क्या मान लेगा, इंटीजर मानते हुए ये फंक्शन बना देगा। यहां जहां टी लिखा है उसको क्या मान लेगा, इंट, तो ये फंक्शन बना देगा इंट ऐड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी। फिर अगली लाइन में आपने कॉल किया ऐड 5.9 और 6.9, तो वो टी को, चलो इस सिनेरियो में डबल मानेगा, इसको मैं एफ कर देता हूं, एफ, वो टी की वैल्यू को फ्लॉट से कन्वर्ट कर देगा और यहां जहां टी लिखा है वहां फ्लॉट लगा देगा, तो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये वाला। और अगर हमने कॉलिंग कर दिया लाइक दिस एड 7L और 13L, एल किसको डिनोट कर रहा है, लॉन्ग को, तो टी की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देगा, एल मतलब लॉन्ग से रिप्लेस करके कौन सा फंक्शन बना देगा, एक ये फंक्शन। कोड का साइज कम नहीं हुआ, कंपाइलर ने कितने फंक्शन बनाए, 3, हम बनाते तो भी 3 बनाते, कंपाइलर ने बनाए तो भी 3, लेकिन मेरे लिए काम आसान हो गया, मुझे सबको अलग अलग नहीं बनाना पड़ा, हमने एक बना दिया, अब कंपाइलर उसको अपने आप सेट कर लेगा। तो जैसी आप वैल्यू पास करोगे ना, कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग इस टी को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। नहीं सर, मैं चाहता हूं यहां पे कंपाइलर टी को इंटीजर में रिप्लेस ना करके लॉन्ग में रिप्लेस करे। यहां पे तो बाय डिफॉल्ट किससे करेगा, इंटीजर से। सर मैं खुद बताऊंगा टी को किससे रिप्लेस करना है, ओके आप खुद बता दो, ऐड लॉन्ग 5,6, यहां पे आपने खुद बता दिया टी को किससे रिप्लेस करना है, टी को किससे रिप्लेस करना है, टी को किससे रिप्लेस। तो अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिया लॉन्ग, इसको मतलब आपने इसको इन्फॉर्म किया कि जो टी है ना उसको किससे रिप्लेस करो, लॉन्ग से रिप्लेस करो। वैल्यू इंटीजर है लेकिन हमने खुद बता दिया ना, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब यहां कंपाइलर खुद देखेगा कि किससे कन्वर्ट करना है, और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, यहां हमने यूजर ने बता दिया कि इसको किससे रिप्लेस करना है। तो देखो काम आसान हुआ ना, मुझे तो एक फंक्शन लिखना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो कितने फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, 3 फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो कंपाइलर जब इस फंक्शन को रीड करेगा ना, तो कंपाइलर कहेगा ओके, टी को आपने ऑलरेडी टेम्पलेट फीचर का यूज करके बता दिया कि टी एक अननोन डेटा टाइप है और मैं इसको अननोन डेटा टाइप मानता हुआ आगे चलता हूं। चला यहां आया तो आपने कहा कि 5 और 6, भैया आपने इंटीजर पास किया, इसका मतलब टी की जगह यहां पे इंट आना था। कंपाइलर हर टी की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर लेगा, इंट से रिप्लेस कर लेगा, इंट से क्या कर लेगा, रिप्लेस। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे को किसी ने कहा एक फंक्शन बनाओ जो एरे की वैल्यूज का सम करे, जो एरेज की वैल्यूज का क्या करे, सम करे। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूं, मैंने कह रहा हूं जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस तरह की होगी, टी टाइप की। फंक्शन का नाम है एरे अंडरस्कोर सम,
जो एरे आएगा उसको मैंने टी टाइप के किस में ले लिया, क्वार्टर में ले लिया। लेकिन एरे का साइज तो हमेशा कैसा आएगा, चाहे फ्लोट का एरे है, चाहे करेक्टर का एरे है, चाहे इंटीजर का एरे है, साइज तो हमेशा कैसा आएगा। तो वहां पे मैंने इंट लिख दिया, टी सम इक्वल्स टू 0। सम एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 डाल दिया, लेकिन सम का टाइप कैसा है मुझे अभी नहीं पता। अगर एरे इंटीजर का आएगा तो वो इंट हो जाएगा, एरे फ्लोट का आएगा तो वो फ्लोट हो जाएगा। एक लूप चलाया फॉर इंटीजर आई 0 से आई लेस देन साइज तक आई प्लस प्लस, सम इक्वल्स टू सम प्लस पॉइंटर ऑफ पी प्लस प्लस, रिटर्न सम। ये मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन में आए, मेरे पास एरे था इंटीजर टाइप का, मेरे पास एरे था फ्लोट टाइप का, मैंने फंक्शन कॉल किया एरे सम, ए पास कर दिया और 5 पास कर दिया, जो भी आंसर आया उसको क्या कर लिया, सी आउट कर लिया। वापिस से मैंने फंक्शन कॉल करा एरे सम, इस बार बी पास कर दिया और क्या पास कर दिया। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को जब कंपाइल्ड करूंगा तो वो कहेगा टी नहीं समझ में आया, टी समझ में नहीं आया। टी समझ में क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसको बताया ही नहीं कि टी कैसा है, टेम्पलेट है, अननोन डेटा टाइप है। तो मैंने टेम्पलेट लिखा, टाइप नेम भी लिख सकते हो, क्लास भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, क्लास टी। फिर से कंपाइल करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस सिनेरियो में जब मैंने उसमें ए पास किया तो एक्चुअल में ए पास किया, तो मैंने ए का जो टाइप है वो कैसा है, तो ये सब जगह टी की किससे रिप्लेस कर लेगा, इंटीजर से। जब मैंने बी पास किया तो वो फ्लोट है, तो सबको किससे रिप्लेस कर देगा, फ्लोट से रिप्लेस कर। तो मेरे को कोड एक बार ही लिखना पड़ा, मेरे को कोड एक बार ही लिखना पड़ा, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली उसकी क्या बना ली, कॉपीज बना ली। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग में टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने पे हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ते हैं, टेम्पलेट का यूज करके मैं एक ही फंक्शन से वो सारा काम कर सकता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग, या मैं इसको आसान भाषा में इसको बोलते हैं डेटा टाइप इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। मतलब आपने इस प्रकार से कोड लिख दिया कि आपके जो फंक्शंस है ना वो अब डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करते। फंक्शन, वही फंक्शन इंटीजर के लिए भी काम करता है और वही फंक्शन फ्लोट के लिए भी काम कर जाएगा, वही फंक्शन कैरेक्टर के लिए भी काम कर जाएगा, किसी भी टाइप के डेटा टाइप पे सेम फंक्शन क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो दिस इज कॉल्ड जेनरिक प्रोग्रामिंग या डेटा टाइप इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग करने के लिए C++ ने हमें टेम्पलेट कॉन्सेप्ट दिए। कौन सा कॉन्सेप्ट दिए? टेम्पलेट कॉन्सेप्ट दिए। टेम्पलेट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि आप एक अननोन डेटा टाइप क्रिएट करते हो बाय यूजिंग टेम्पलेट कॉन्सेप्ट। टेम्पलेट क्लास टी या फिर टेम्पलेट टाइप नेम टी, ठीक है। आप मल्टीपल भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कर। अगर यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स होते तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता, क्लास टी क्लास एम। मतलब टी भी अननोन डेटा टाइप है और एम भी क्या है, अननोन डेटा टाइप है। दोनों ही कैसे है, अननोन डेटा टाइप है। नहीं, अब जहां तेरे को एम यूज करना है वहां पे एम यूज कर ले, यहाँ पे m यूज करना है वहां पे किसका यूज कर लो, m का। लेकिन अब मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा यहाँ पे
क्योंकि टी का तो वो आइडेंटिफिकेशन इससे कर पा रहा है, एम का आइडेंटिफिकेशन किससे करेगा? तो मुझे खुद से बताना पड़ेगा एरे सम। टी को तो रिप्लेस करो इंट से और एम को रिप्लेस करो लॉन्ग से, जो भी एरे का नाम था a,5। तो मैंने खुद से बता दिया कि टी को किससे रिप्लेस करना है और एम को किससे रिप्लेस करना है। तो टेम्पलेट कॉन्सेप्ट का यूज या जेनेरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम अपने कोड को इस प्रकार से लिखें कि वो डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब डेटा टाइप की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, टेम्पलेट लिखा, अननोन डेटा टाइप बनाया, टाइप नेम से भी बना सकता हूं, क्लास में। फिर मैं फंक्शन में इस अननोन डेटा टाइप को यूज करूंगा, अननोन डेटा टाइप को यूज कर लूंगा। जब फंक्शन की कॉलिंग होगी, या तो वो इंप्लिसिटली अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप कैसे कन्वर्ट कर दोगे? एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कैसे करोगे? फंक्शन का नाम, फिर किस टाइप में आप चेंज करना चाहते हो, और फिर उसके जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये एक फंक्शन मैंने लिखा, इसके नीचे अब मैं दूसरा फंक्शन लिखूंगा ना, तो ये टेम्पलेट उस फंक्शन में काम नहीं करेगा। ये टेम्पलेट सिर्फ इसके नीचे, जस्ट नीचे जो फंक्शन है ना, सिर्फ उसी में काम करता है। अगर इसके बाद एक और फंक्शन है और वो भी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं ना, तो वापिस ये लाइन लिखनी पड़ेगी, टेम्पलेट क्लास टी, या जो भी आप नाम देना चाहो। तो मतलब हर फंक्शन पे क्या लिखना पड़ता है? टेम्पलेट लिखना पड़ता है। तो देखो, C++ में टेम्पलेट्स जेनेरिक प्रोग्रामिंग का बेस है। इसका उपयोग ऐसा कोड लिखने के लिए किया जाता है जो किसी एक डेटा टाइप तक सीमित ना हो, बल्कि किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सके। ठीक है, ओके, ये समझा दिया। चलो, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट टेम्पलेट का। तो C++ में जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग जो किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सके। C++ में जेनेरिक प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? टेम्पलेट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टेम्पलेट बनाने के दो तरीके हैं, आप क्लास टी करके भी लिख सकते हो, टाइप नेम टी करके भी लिख सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। जैसे सपोज हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैक का। ठीक है, स्टैक का कॉन्सेप्ट सबको पता है, फॉलो द लीफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक एरे बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन करना है सर, एरे में तो कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो, हम कोड ही ऐसा लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? टॉप। और टॉप के अंदर क्या वैल्यू डाल देते हैं? -1। वाई -1? क्योंकि एरे में कभी भी -1 होता नहीं है। तो अगर टॉप के अंदर -1 है, इट मीन्स एरे पूरा खाली है, एरे पूरा। अब जब भी कोई मुझे एलिमेंट क्या करना है, पुश। पुश का मतलब एरे में वैल्यू को डालना। तो सबसे पहले मैं टॉप की वैल्यू को चेक करूंगा, क्या टॉप की वैल्यू 5 है? क्या टॉप की वैल्यू 5 नहीं है ना? क्या टॉप की वैल्यू 5 है? क्या मैं यहां कोड लिखूं, इफ टॉप इक्वल टू 5। अगर टॉप यहां होता और फिर आप कहते पुश करो, तो क्या वो पुश होता? नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो मैं बोलता सी आउट ओवरफ्लो, भैया ऑलरेडी फिल है, आप कहां करोगे? एल्स। एल्स का मतलब टॉप की वैल्यू 5 नहीं है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2, -1 भी हो सकती है, जो भी थी उसको क्या कर दो? प्लस। अगर टॉप -1 था तो टॉप कहां पे आ गया? 0 पे। और ए के टॉप पर जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो वो वैल्यू डाल दो। मैं यहां पे इसको बोल देता हूं आइटम, जो भी आप आइटम डालना चाहते हो उसको डाल दो।
लेकिन पहले किसको प्लस प्लस कर दिया, टॉप को। इस फंक्शन का नाम है पुश। इस फंक्शन का नाम क्या है, पुश फंक्शन। तो ये इस तरीके से स्टैक काम करता है। जब डिलीशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो कुछ था ही नहीं, डिलीट क्या करोगे, समझ रहे हो ना। अगर -1 नहीं है तो जो भी टॉप की करंट पोजीशन थी उस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देते हैं, और टॉप को कहां ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। टॉप को क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं, फिर इस पे 0 डाल देते हैं, और टॉप को कहां ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। हो गया डिलीशन। जब इंसर्शन करना है तो टॉप ऊपर जाएगा, डिलीशन करना है तो टॉप। ये मैंने एक स्टैक बना के दे दिया, सबको दे दिया आपको कि मैंने एक स्टैक बना दिया, आपका जो मन चाहे कर लो। अब कविता ने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा, मेरे स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबी करके पुश फंक्शन कॉल किया और क्या पास कर दिया, ओबी करके कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया, पुश। मैसेज आ गया, आइटम इंसर्टेड सक्सेसफुली। फिर वापस ओबी करके पुश कर दिया 6, ओबी करके पुश कर दिया 7, फिर ओबी करके पॉप कर दिया। एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। विपुल आया, विपुल ने मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे करके पुश कर दिया 15.5, ओबीजे करके पुश कर दिया 17.7, समथिंग लाइक दिस। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। स्टैक जो मैंने बनाया होगा उसमें या तो इंटीजर का एरे बनाया होगा, इनके लिए ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर एक एरे बना, लेकिन ये एरे किस तरीके से था, विपुल के लिए ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर एक एरे बना, लेकिन ये एरे कैसा था और ये कैसा था। ये कैसे हो सकता है कि सेम ही क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग हो, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना। ये पॉसिबल है किसके थ्रू, टेम्पलेट प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने जो टेम्पलेट पढ़े थे वो फंक्शन पे अप्लाई करे थे, अब हम जो टेम्पलेट पढ़ रहे हैं वो किस पे अप्लाई करेंगे, क्लास पे अप्लाई करेंगे। क्या मतलब है, क्लास स्टैक, ठीक है, ध्यान रखना। अब मुझे टेम्पलेट पूरी क्लास पे अप्लाई करना है तो मैंने इसके ऊपर लिख रहा हूं, टेम्पलेट क्लास टी। मैंने कहा है टेम्पलेट बना दो, एक अननोन डेटा टाइप बना दो टी नाम का, TARR5, इंट टॉप वर्ड पुश वर्ड पॉप समथिंग जो भी है, ठीक है। तो मैंने एक स्टैक क्लास बनाई, ARR का टाइप कैसा ले लिया, टी टाइप का। टी कैसा, एक अननोन डेटा टाइप है। पुश फंक्शन में वैल्यू किस तरह की आ रही है, टी टाइप की, और पॉप फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, टी टाइप का। अब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया जो कविता ने बनाया था स्टैक, लेकिन इसके आगे क्या लिख दिया, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए टी की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दो, इंट से रिप्लेस कर दो। इस ऑब्जेक्ट के लिए टी की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दो, इंट से। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो अंदर एरे बनेगा वो किस तरह का एरे बन जाएगा, इंटीजर टाइप का। और इस ऑब्जेक्ट के लिए टी की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दो, फ्लोट से। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए टी की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, फ्लोट से रिप्लेस हो जाएगी। आसान काम हो गया ना। अब मेरे को सब ले लेता लेकिन बता दिया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इस सिनेरियो में मेरे लिए कितना आसान काम हो गया, आसान काम हो गया ना, कि मैंने अपनी एक क्लास बना के आपको दे दी जिसको हमने बोला डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता,
एक ऐसी चीज जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करे। तो एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है ना, तो एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर। मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, फिर उसमें आपको फंक्शंस बना के दे दिए, लेकिन अब मुझे क्या पता कि आप किस तरीके की वैल्यूज को स्टोर करना चाहोगे, इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को। तो मैंने इस तरीके से उसको बनाया कि आप किसी भी तरीके की वैल्यूज को क्या कर सको, स्टोर कर सको। ये चीज कैसे पॉसिबल हुई है? टेम्पलेट क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करके। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके? टेम्पलेट क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करके। हर ऑब्जेक्ट के लिए एरे अलग बनेगा। जिस तरीके की वैल्यूज को मैं पास करूंगा उस तरीके का उसमें क्या बन जाएगा? एरे बन जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में एक से ज्यादा वैल्यूज को कैसे स्टोर करोगे। अब स्टैक में कैसे स्टोर होती है? इन द लीफो ऑर्डर। स्टैक में कैसे होती है? लीफो ऑर्डर में। क्यू में कैसे होती है? फीफो ऑर्डर में। मतलब जो पहले आया था वो पहले डिलीट होगा, स्टैक में जो पहले आया था वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। स्टैक में एक वैल्यू नहीं होती ना, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, इसीलिए तो उनको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में एक से ज्यादा वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर करोगे। स्टैक के तरीके से, क्यू के तरीके से, ट्री से, लिंक लिस्ट से, ग्राफ से कैसे स्टोर करोगे। अब ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तो हो गया। तो डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कंटेनर। इस पूरे में कंटेनर कौन है जिसने वैल्यूज को स्टोर किया? एरे। कंटेनर कौन है? एरे है जिसने एक्चुअल में वैल्यूज को स्टोर किया। एरे इज अ कंटेनर। एल्गोरिथम वो ऑपरेशंस होते हैं जो उस कंटेनर पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहां एल्गोरिथम कौन है? होश और मतलब आसान भाषा में बोल दूं, जो फंक्शंस होते हैं वो मेरे लिए क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इटरेटर। यहां पे मैंने इटरेटर का यूज नहीं किया, लेकिन अगर यहां पे मान लो एक फंक्शन होता जिसका नाम होता नेस्ट। अभी आप इस वैल्यू पे थे, जैसे उस फंक्शन को कॉल करते तो आप किस वैल्यू पे चले जाते? अगली पे, फिर अगली पे। और एक फंक्शन होता प्रीवियस, तो आप कहां चले जाते? पिछली वैल्यू पे। मतलब वो एक पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट पे ले जाने का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है। वो कौन होते हैं? इटरेटर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? इटरेटर्स होते हैं। तो एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। वो कंटेनर जिसके अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर करता हूं, वो एल्गोरिथम मतलब वो ऑपरेशंस जो मैं उस पर परफॉर्म कर सकता हूं, तीसरा इटरेटर जो मेरे को मूवमेंट करवाते हैं उस कंटेनर के अंदर, आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस तरीके से वो हमें मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है। और चौथा होता है जो C++ में होता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या है? जैसे मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, मैंने दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लगा दिया तो वो दोनों स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था सी में, क्योंकि सी का प्लस ये काम, लेकिन C++ के प्लस को तो सिखा सकता हूं ना मैं, C++ के प्लस को सिखा सकता हूं। तो उनको कौन कौन सी एरे के कंटेनर को क्या क्या ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए, वो कौन से में होते हैं? फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के अंदर है।
क्योंकि जावा में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए जावा में ऊपर वाले 3 कॉन्सेप्ट ही होते हैं, कंटेनर, एल्गोरिथम और इटरेटर्स। इन तीनों चारों कॉन्सेप्ट को मिलाकर सी प्लस प्लस ने, नहीं मैं सही बोलता हूं, सी प्लस प्लस में नहीं, आईबीएम ने एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम है एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। किसने बनाई? आईबीएम ने बनाई, जिसको सी प्लस प्लस के लिए ही बनाया गया था, और सी प्लस प्लस ने इसको सपोर्ट किया। एसटीएल क्या है? एसटीएल इज ए जेनरिक प्रोग्रामिंग। जब मैं कहूं एसटीएल यूज जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, एसटीएल किसको यूज करता है? जेनरिक, मतलब यहां कोई साइज फिक्स नहीं है, इसने जो भी चीजें बनाई है सब जेनरिक बनाई है। इसने वेक्टर बनाया, वेक्टर टी डॉट पुश बैक 10, टी डॉट पुश बैक 20, इससे वेक्टर में नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वेक्टर बनाया तो इसको साथ में बता दिया कि वेक्टर में मैं किस तरीके की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, इंटीजर टाइप की स्टोर करना चाहता हूं। तो उसने जब बनाया होगा तो उसने तो इसको कैसे डिफाइन किया होगा? टेम्पलेट कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफाइन किया होगा ना। तो सी प्लस आईबीएम ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई जिसको बोला जाता है एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसने कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया? जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया। इट इज डेटा स्ट्रक्चर, इट इज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस का क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है इसने मुझे बहुत सारी चीजें दी है जिनके अंदर मैं वैल्यूज को क्या कर सकता हूं? स्टोर कर सकता हूं। इट इज डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्लस प्लस। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच एसटीएल प्रोवाइड्स। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एसटीएल मुझे दे रहा है। फर्स्ट, कंटेनर। सेकंड, एल्गोरिथम्स, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फंक्शंस। थर्ड, इटरेटर्स, इट इज ऑल्सो फंक्शंस। फोर्थ, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स। ये हमें 4 चीजें दे रहा है। पहली दे रहा है कंटेनर, दूसरी दे रहा है एल्गोरिथम, तीसरी दे रहा है इटरेटर्स, और चौथा दे रहा है फंक्शन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चारों को मैं मतलब समझा चुका हूं। कंटेनर वो होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एल्गोरिथम्स वो ऑपरेशंस होते हैं जो उन पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इटरेटर्स हमें मूवमेंट करने का काम देता है, ठीक है। और फंक्शन ऑब्जेक्ट्स में ओवरलोडेड ऑपरेटर्स रखे जाते हैं। तो मेरे पास एक कंटेनर का चार्ट है। कंटेनर, पहला सीक्वेंस कंटेनर, इसमें कौन कौन आता है? एरे, वेक्टर, डीक्यू और लिस्ट। सेकंड इज कंटेनर एडेप्टर, जिसमें आता है स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू। थर्ड आता है एसोसिएटिव एडेप्टर, जिसमें आता है सेट, मैप
मल्टी सेट, मल्टी मैप, मल्टी मैप। नोट्स में 2 बार मल्टी सेट आ गया। एक आता है अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव, अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप। देखो वेक्टर, वेक्टर क्या है? जब हम एरे बनाते हैं तो उसका साइज फिक्स होता है। वेक्टर इज ए डायनेमिक एरे। वेक्टर क्या है? डायनेमिक एरे। मतलब इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। एलिमेंट डालोगे तो इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। सीक्वेंस कंटेनर का मतलब क्या हुआ? यहां एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स ऐड होंगे। एसोसिएटिव कंटेनर का मतलब क्या है? यहां पे एलिमेंट का किसी एक पर्टिकुलर क्रम में रखा जाएगा, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैप एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें 2 पेयर में वैल्यूज को रखा जाता है, की और वैल्यू के पेयर में रखा जाता है। ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। इतना भी ऊंचा मत रख। एक छोटा सा मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं वेक्टर पे। देखो, हाँ, एक ये चीज याद जरूर रखनी है कि जैसे आप वेक्टर को यूज कर रहे हो तो एक हेडर फाइल है जिसका नाम क्या है? vector.h। उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रोग्राम बना सकते हो इंट में। अब बात वही है, ये लाइन लिख देना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इस फाइल के अंदर भी एक एसटीडी नाम का नेम स्पेस बना हुआ है। फिर मैं वेक्टर बना रहा हूं। देखो, वेक्टर जो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। बी वेक्टर जो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर, आप चाहो तो यहां पे ऑलरेडी एलिमेंट्स डाल सकते हो, जैसे 10, 20, 30। तो वेक्टर में आपने अभी कितने एलिमेंट डाल दिए? 3 डाल दिए। फिर वी पे एक फंक्शन है पुश बैक। इस फंक्शन का यूज करके आप वेक्टर में नई वैल्यूज को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ऐसी एक फंक्शन है वी डॉट शॉर्ट। सब कुछ बना बनाया है। कहां से चालू करो? शॉर्टिंग करो। वी डॉट बिगिन से चालू करो और कहां तक चलो? वी डॉट एंड तक चलो। बिगिन से चालू कर दो और कहां तक करो? एंड तक कर दो। तो इस तरीके से देखो, वेक्टर बन गया, वेक्टर में एलिमेंट पुश हो गया, वेक्टर में शॉर्टिंग हो गई। ये जो बिगिन और एंड है, ये किसका काम करेंगे मेरे लिए? इटरेटर का काम करेंगे। बिगिन से चलो, लास्ट तक चलो। शॉर्ट, पुश बैक, ये मेरे लिए किसका काम करेंगे? एल्गोरिथम्स का काम करेंगे। ये मेरे लिए किसका काम करेगा? कंटेनर का काम करेगा। यहां पे मैंने लिख दिया सी आउट वी। इसमें ओवरलोडिंग हो रखी है कौन से ऑपरेटर की? इस ऑपरेटर की। तो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स बन गए ताकि वो लेस देन ऑपरेटर के साथ काम कर सके। सब कुछ पहले से बना हुआ है। हमें सिर्फ जैसा चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए तो हम वेक्टर का बना लेंगे, हमें सेट चाहिए तो हम सेट का बना लेंगे, हमें मैप चाहिए तो हम मैप का बना लेंगे। तो एसटीएल इज ए स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी जो प्योरली जेनरिक है। जेनरिक का मतलब क्या है? जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। इसमें पहले से कुछ फिक्स नहीं किया हुआ कि वेक्टर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, सेट कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा ना। जैसी चाहो आप वैसी वैल्यूज को साथ उसमें क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। तो एसटीएल प्योरली जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है।
ये C++ का डेटा स्ट्रक्चर है। ये C++ का क्या है? डेटा। जावा का डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शंस है। जावा में सेम कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर क्या होता है? सेट होता है, लिस्ट होती है, मैप होता है। सेट, लिस्ट एंड मैप सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे भी कंटेनर होता है, वहां पे भी एल्गोरिथम होती है, वहां पे भी क्या होते हैं? इटरेटर्स होते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ओवरलोडिंग जावा सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? ये कौन सी प्रोग्रामिंग है? जेनरिक प्रोग्रामिंग, जिसका टेम्पलेट कॉन्सेप्ट का यूज करके हम C++ में कौन सी प्रोग्रामिंग करते हैं? जेनरिक प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लियर है? अब इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब वैसी ही है जैसे सी में पढ़े थे। इफ में कोई चेंज नहीं है, फॉर में कोई चेंज नहीं है, गो टू में कोई चेंज नहीं है, स्टोरेज क्लास वही है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। क्या चीज? मैप, गूगल मैप, वो वेब एप्लीकेशन है। मैप, ये वाला मैप कह रहा है, वो वाला मैप कह रहा है यार। पाइथन में भी मैप होता है, C++ में भी मैप होता है, जावा में भी मैप होता है। मैप मीन्स आप पेयर में वैल्यू स्टोर करोगे, की वैल्यू पेयर में, की। और जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं तो घर वाले एक लिस्ट देते हैं सामान की, देते हैं ना, बिस्किट 3, ये 4, तो वहां पे की वैल्यू पेयर होता है कि बिस्किट की है, वैल्यू क्या है? 3 है। बेसन 1 किलो, चावल आधा किलो, समथिंग लाइक दिस। तो एक तरफ की होती है और एक तरफ वैल्यू होती है। अगर आपको ऐसा कुछ स्टोर करना है तो आप किसका यूज करते हो? मैप का यूज करते हो, की वैल्यू पेयर में। हमने यूआरएल में पढ़ा था ना, वैल्यूज हमेशा पेयर में जाती है, की और वैल्यू में। अगर इंटरनल उन वैल्यूज को कहीं स्टोर करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? मैप का यूज। मैप सब में होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मैप का कॉन्सेप्ट। तो देखो, हम स्ट्रक्चर से चले थे। स्ट्रक्चर, सी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था कि आप वेरिएबल को एक साथ रख सकते हो जिससे आप नया डेटा टाइप बना सकते हो। सी था, इंट, फ्लोट, कैर था, फिर एरे आ गया, पॉइंटर आ गया, फंक्शन आ गया। लेकिन अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा था। मजा क्यों नहीं आ रहा था? बुक, बी किस तरह का हो? बुक टाइप का। और बी के पास बुक आईडी हो, बुक नेम हो, ऑथर नेम हो, पब्लिशर नेम हो, ऐसे सारी डिटेल्स नहीं आ पा रही थी। तो सी ने कॉन्सेप्ट बनाया स्ट्रक्चर का। सर डिटेल्स चाहिए थी, 4 वेरिएबल बना लेते, लेकिन 4 वेरिएबल मेमोरी में अलग अलग जगहों पे होते। स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने से चारों एक साथ आ गए। तो इसलिए हमने सी में बोला स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम खुद के डेटा टाइप बना सकते हैं। खुद के क्या बना सकते हैं? डेटा। लेकिन जब मैं आगे निकला तो मुझे पता चला डेटा टाइप तो बना लिया, लेकिन उस डेटा टाइप पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो तो अभी भी बाहर है। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेन फंक्शन से, तो मुझे मेन फंक्शन से वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको पास करना पड़ेगा। और अगर मैं कॉल बाय वैल्यू कर दूं तो कोई फायदा नहीं है, उसकी कॉपी बन जाएगी। कॉल बाय एड्रेस से पास करूंगा तो ही फायदा है। तो मैंने कहा यार ये काम थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो अगर मेरे ऑपरेशंस भी उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही चले जाए ना तो बहुत फायदा है। तो हम बहुत छोटी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग तो हमने की नहीं, हमने सिर्फ थोड़ी पढ़ी है। रियल प्रोग्राम मान लेते हैं, कोई प्रोग्राम है जो 1 लाख लाइनों का है, आपने ऊपर 5 लाइनों में स्ट्रक्चर समझा दिया और उसके फंक्शंस कहीं मिल रहे हैं 60,000 नंबर लाइन पे, 70,000 नंबर लाइन पे, तो ढूंढते रह जाओगे। तो अगर फंक्शंस भी उसके पास ही होते ना तो एक ही जगह पे मुझे सारा क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर मिल जाता। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके उप्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई। उप्स कहता है, एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? आप वेरिएबल और फंक्शंस जो उन वेरिएबल्स पे काम करते हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर दो एक ही जगह पर, एनकैप्सुलेशन।
इकट्ठा करने से आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा फायदा, आपको उनको पास नहीं करना पड़ेगा फंक्शंस में। ये फायदा एक्चुअल में हमें दिख रहा है, रियलिटी में तो नहीं है, क्योंकि इंटरनली दिस पास होता है, दिस से सारा काम होता है, लेकिन मेरे लिए काम आसान हो गया। फिर वो दूसरे स्टेटमेंट देता है, इकट्ठा तो कर दिया, अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कौन सी चीज बाहर से एक्सेस हो सकती है और कौन सी चीज बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती। जो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो एक्सेस हो सकती है उसके थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो, एक्सेस बना सकते हो। एनकैप्सुलेशन, चीजों को छुपा लेना, चीजों को छुपाना एनकैप्सुलेशन नहीं है, चीजों को छुपाना एनकैप्सुलेशन नहीं है, ध्यान रखना। एब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं कि पानी का वाटर कूलर लगाया, अब हमने कहा यार ये चोरी ना हो जाए, तो हमने उसके चारों तरफ चार दीवारी लगा दी, चार दीवारी लगा दी। फिर हमने कहा यार चार दीवारी तो लगा दिया, पानी पिए कैसे पिएंगे, गेट पे तो लोग लगा दिया, पानी कैसे पिएंगे, खुला छोड़ नहीं सकता, चार दीवारी लगाया तो हमने एक टूटी लगाई, वो बाहर आ रही है, सिर्फ उसके थ्रू वो एक्सेस हो रहा है। अगर मैं उसको प्राइवेट बना दूं तो वो एक्सेस ही नहीं होता। एंड एब्स्ट्रक्शन की रियल डेफिनेशन ये होती है कि कोई चीज कैसे काम कर रही है उसको तो छुपा लिया, उसको छुपा लिया। आपको सिर्फ फंक्शन का नाम पता है कि ये फंक्शन आप कॉल करो और आपके एलिमेंट, आपका जो काम है वो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने लिखा पुश बैक, मैंने कहा पुश बैक फंक्शन का यूज करके एलिमेंट वेक्टर में चला जाएगा, ये वो फंक्शन कैसे काम कर रहा है आपको नहीं पता, ये एब्स्ट्रक्शन है। रियल डेफिनेशन है हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर, यूजर से कोई चीज कैसे काम कर रही है उसको छुपा लेना इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल भी कैसे दिए जाते हैं कि कार में जब आप रेस पे प्रेस करते हो तो स्पीड तेज हो जाती है, तो क्या रियलिटी में उस पर पैर रखने से तेज हुई है क्या? जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है स्कूटी का ब्रेक मारने पे ब्रेक लग जाएगा, सर तार नहीं थी फिर नहीं लगेगा, तार तो होगी ना, वो आगे ब्रेक से कनेक्ट होगी, फिर वहां पे कोई मैकेनिज्म लगेगी, वो तो आपसे छुपा ली गई, आपको उससे मतलब ही नहीं था, आपको उससे मतलब ही नहीं था। तो एक्चुअल में एब्स्ट्रक्शन होता है हाइडिंग, छुपाना, द इंप्लीमेंटेशन डिटेल, कोई चीज कैसे काम कर रही है उसको छुपाना फ्रॉम द यूजर, यूजर से इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रक्शन। सी का प्रिंटफ फंक्शन देखा है, कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, stdio.h। तो प्रिंटफ फंक्शन की कोडिंग कहां लिखी गई है, कभी खोल के देखना, नहीं मिलेगी कोडिंग, नहीं मिलेगी प्रिंटफ की कोडिंग stdio.h में, सिर्फ उसका नाम मिलेगा, सिर्फ प्रिंटफ का क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, कोडिंग क्या है पता ही नहीं, आपसे छुपा ली गई है। आप सोचते हो ना stdio.h में प्रिंटफ है, नहीं है, सिर्फ उसका नाम है। कंपाइलर को कंपाइल करते समय फंक्शन का क्या चाहिए होता है, नाम, वो कैसे आर्ग्यूमेंट लेता है, उसकी वर्किंग थोड़ी ना चाहिए होती है, वो तो रन टाइम पे होती है। तो प्रिंटफ फंक्शन stdio.h में सिर्फ प्रिंटफ का नाम मिलेगा, सर कोडिंग कहाँ है प्रिंटफ की, पता ही नहीं कहाँ है, छुपा ली गई आपसे, आपसे क्या कर ली गई, लेकिन फिर भी प्रिंटफ काम करता है ना, करता है ना। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन, कोई चीज कैसे काम कर रही है उसको छुपा लेना इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रक्ट। तो एनकैप्सुलेशन आया, इकट्ठा कर दिया, कुछ प्राइवेट बना दिया, कुछ पब्लिक बना दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर इनहेरिटेंस आया, इनहेरिटेंस कह रहे जो पहले से बना हुआ है उसको वापस क्यों बना रहे हो, उसी को इनहेरिट कर लो, मतलब बिना लिखे उसी कोड को आप अपने पास ले लो ताकि ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों एक्सेस हो सके। फिर इनहेरिटेंस के हमने टाइप पढ़े। फिर पॉलीमॉर्फिज्म आया, पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं एक ही चीज के एक से ज्यादा टाइप हो सकते हैं, या तो फंक्शन या ऑपरेटर, फंक्शन के साथ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ा है टेम्पलेट। टेम्पलेट के कोड को कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है ना, तो ये भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है।
टेम्पलेट इज ऑल्सो कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरराइडिंग प्लस वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। अब मैं नाम लेता हूं, होपफुली फंक्शन ओवरलोडिंग क्लियर है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर है, वर्चुअल फंक्शन, चलो स्टैटिक मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने सीखा था, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का दिस पॉइंटर हमने सीखा था। दिस पॉइंटर क्या है? फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास क्या काम करते हैं? वर्चुअल फंक्शंस, फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। फिर हमने छोटे छोटे एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का ऑर्डर क्या होगा, डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग का ऑर्डर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो हमें खुद का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो उससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हमने सी आउट सीन के बारे में पढ़ा था। ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और आज हमने पढ़ी थी टेम्पलेट प्रोग्राम। क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट हमने जो C++ में पढ़े थे। कल जब हम जावा चालू करेंगे ना, तो हम वापिस से ये कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग को जावा में मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। फंक्शन ओवरलोडिंग को क्या बोला जाता है? मेथड ओवर। फंक्शन ओवरराइडिंग को मेथड ओवरराइडिंग बोला जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती नहीं है। दिस कीवर्ड होता है, यहां दिस पॉइंटर नहीं होता। दिस क्या होता है? सिंपल कीवर्ड होता है। यहां हमने नेम स्पेस पढ़ा था, यहां पे वही कॉन्सेप्ट किस पे है? पैकेज का है। यहां हमने यूजिंग पढ़ा था, यहां पे वही कॉन्सेप्ट किसका है? इंपोर्ट का है। तो हम सारे कवर करेंगे, लिखेंगे, हम समझेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। जावा में कोई भी चीज क्लास के बाहर नहीं होती, सब कुछ किसके अंदर होएगा? क्लास के अंदर। तो जावा में ग्लोबल चीजें नहीं होती, ग्लोबल फंक्शन नहीं होते, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते। जावा में जो भी चीजें होती है वो किसके अंदर होता है? क्लास। मेन फंक्शन भी किसके अंदर होता है? क्लास के अंदर होता है। अगर क्लास के अंदर कोई चीजें हैं तो उसको कॉल करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? अगर मेन फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन कौन सा रन होता है? मेन को कॉल करने के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेन किसके अंदर है? और सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होगा? मेन में जाए बिना मेन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? क्लास की वो चीजें जिनको बिना ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा सकता है, जिसको बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस किया जा सकता है। क्लास में अगर किसी चीज को मुझे बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना है तो उसको क्या बनाऊं? तो क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन लगाने के लिए वो क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक चीजों को हम क्लास के नाम से क्या कर सकते हैं? एक्सेस। इसलिए जावा में मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक क्यों होता है वहां पे? इसलिए होता है क्योंकि मेन फंक्शन क्लास के अंदर चला गया। क्लास के अंदर चला गया तो अगर स्टैटिक नहीं होता तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ऑब्जेक्ट कहां बनाऊंगा? बना ही नहीं पाऊंगा। उसको स्टैटिक कर दिया ताकि उसको बिना ऑब्जेक्ट के क्या किया जा सके? कॉल किया जा सके। कल से हम क्या चालू करेंगे? जावा चालू। कल नहीं, परसों से। कल तो टेस्ट है, परसों से हम क्या चालू करेंगे? जावा चालू।